हेलो एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ईवे बिल का रिवीजन। करेक्ट। ईवे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। एंड ईवे बिल को अपने को पूरा का पूरा सेक्शन 68 कवर करता है। तो सेक्शन 68 जनरली ये बोलता है कि जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ईवे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। बट सिर्फ इतना सा नहीं बोलता, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे इसमें कवर करेंगे। बहुत क्विकली कवर करेंगे बिकॉज ईवे बिल का ऐसे तो प्रोविजंस बहुत ज्यादा है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हम लोग रिवीजन करने वाले। नाउ सबसे पहले हु इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो देखो, सॉरी, व्हेन इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। सो ईवे बिल इज मैंडेटरी वेयर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट मूवमेंट जो हो रही है गुड्स की वो एक्सीडिंग 50,000 है। ठीक है। और मूवमेंट चाहे फिर वो इन रिलेशन टू सप्लाई हो या रीजन अदर देन सप्लाई हो या ड्यू टू इनवर्स सप्लाई हो, वो ठीक है। इंपॉर्टेंट इज दैट एक्सीडिंग 50,000 है देन इट इज मैंडेटरी। देन रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि जो भी इंसान कॉज कर रहा है मूवमेंट को उसको पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01 भरना पड़ेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। 50,000 का एक्सेप्शन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। रीड करके आगे बढ़ो। इंटरेस्टेड। ठीक है। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अगर सप्लायर एक रजिस्टर्ड इंसान है एंड वो ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है, देन इट इज ऑब्वियस कि वो कॉज कर रहा है सप्लायर। लेकिन अगर एक रेसिपिएंट है और वो सारे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें अरेंजमेंट कर रहा है तो वो देन इट इज कॉज्ड बाय हिम, मतलब इट इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट। एंड इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू एन रजिस्टर्ड नॉन रेसिपिएंट, तो उस केस में वो सच नॉन रेसिपिएंट के द्वारा ईवे बिल जनरेट हो रहा है या मूवमेंट कॉज हो रही है, ये माना जाएगा। देन पार्ट ए और पार्ट बी, हर ईवे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए उसको भरना है जो कॉज करता है ईवे बिल, और पार्ट बी हमेशा ट्रांसपोर्टर को भरना है, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को। ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पार्ट ए ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर उसको ऑथराइजेशन मिला है, या ईवी कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी भी कर सकता है, पार्ट ए भर सकता है अगर उनके थ्रू सप्लाई हो रही है तो। हु कैन जनरेट द ईवे बिल, कौन जनरेट कर सकता है। तो ईवे बिल इज जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है। किसको भेजना है या कौन भेज रहा है या किसको भेजना है, तो रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी कर सकता है। एंड अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ओन्ड और हायर्ड कन्वेंस या फिर रेलवेज या बाय एयर और बाय वेसल और द ट्रांसपोर्टर, इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ठीक है, तो उस केस में ये लोग जनरेट करने पड़ेगा ईवे बिल को। वेयर नीदर द कंसाइनर नॉर द कंसाइनी जनरेट्स द ईवे बिल एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन 50, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर। मतलब देखो, ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो कॉज कर रहा है उस केस, मतलब या तो कंसाइनर होगा या तो कंसाइनी होगा। बट अगर बाय चांस को 50,000 से ऊपर भी है और वो लोग नहीं करते, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, ट्रांसपोर्टर की। देन अदर पॉइंट्स क्या है, बोलता है गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज शाल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ईवे बिल। अगर रेलवे से द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसकी डिलीवरी तभी मिलेगी जब आप ईवे बिल बताओगे। ईवे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50, मतलब वॉलंटरीली ईवे बिल जनरेट किया जा सकता है। बट अगर मुझे ईवे बिल नहीं करना है तो भी डिलीवरी चलान तो मैंडेटरी है ही, ये हमें पता है। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। ये बोलता है कि इन केस अगर इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रही है ऑफ गुड्स एंड वो अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन विच प्लेसेस, बोलता है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, या ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से लेकर कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस तक। मतलब कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी, ये दोनों डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है और इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, मतलब मूवमेंट, तब जाके आपको पार्ट भी भरने की जरूरत नहीं है, मे नॉट बी फर्निश्ड। ठीक है ना, पार्ट भी भरना है, डिटेल ऑफ कन्वेंस नीड नॉट टू बी फर्निश्ड।
देन ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, अगर तुम्हें इन बिटवीन कन्वेंस को चेंज करना है, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में शिफ्ट करना है, देन इट इज पॉसिबल। आपको पार्ट बी को ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा मतलब न्यू व्हीकल नंबर देना पड़ेगा। देन यू हैव कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ट्रांसपोर्टर मल्टीपल कंसाइनमेंट लेके जाता है, तो ट्रांसपोर्टर के पास ये सुविधा है कि वो है ना एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भर दे, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी ई वे बिल होंगे, जितने भी मतलब कंसाइनी के गुड्स होंगे या डेटा होंगे, वो सब वो लोग क्या करेंगे, सीरियली नंबर करेंगे सारे ई वे बिल को और कंसोलिडेट करके एक ई वे बिल भरेगा, और इसका फॉर्म होगा फॉर्म GST EWB 02, ठीक है। Where the consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB, so aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than 50,000, the transporter shall generate individual form GST EWB 01 on the basis of invoice, bill of supply or delivery challan, and may also generate consolidated। देखो अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर कंसाइनर ने नहीं भरते ई-वे बिल का फॉर्म, तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को तो भरना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इंडिविजुअली भरेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर के पास ये सुविधा है कि वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी भर सकता है। कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल, नाउ ई-वे बिल को कैंसिलेशन कब किया जाता है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इट कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन, ठीक है। 24 आवर्स याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल एंड कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कितने टाइम तक वैलिड होता है, तो अगर आपका नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल वही कन्वेंस है, तो 200 किलोमीटर 1 डे, मतलब अगर आपका ट्रैवलिंग 200 अप टू 200 किलोमीटर है, देन इट इज वैलिड फॉर ओनली 1 डे। लेकिन अगर आपका ट्रैवलिंग मोर देन 200 है, तो एवरी नेक्स्ट 200 के लिए एवरी एडिशनल डे ऐड होते जाएगा, ठीक है। मतलब इफ यू आर ट्रैवल फॉर 300 तो 2 डेज हो जाएगा, 400 then again 2 days, लेकिन 500 then it will be 500 then it will be 3 days, ठीक है। तो ईच एंड एवरी 200 के लिए 1 डे ऐड होता जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल व्हीकल की, नॉर्मल कन्वेंस की। बट इफ इट इज अ केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, देखो ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरलोडेड कार्गो, ओवरलोडेड अलग होता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है उसका वो कार्गो कुछ इस तरह से बना है कि वो उन नेचर ऑफ गुड्स को कैरी करता है जो साइज में बहुत बड़े हो, ओवर डायमेंशनल है ना, तो उनकी बात हो रही है ये। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो हो गया या मल्टी मॉडल शिपमेंट हो गया, जिसके अंदर एक लेग, एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। मतलब कि मल्टी मॉडल शिपमेंट का केस में क्या होता है कि आपको शिप के द्वारा और फिर लैंड, फिर शिप, फिर लैंड, ऐसे करके कुछ बहुत सारी शिप्स में ट्रांसफर करके शिफ्ट करना पड़ता है और डिलीवरी करनी पड़ती है। तो अगर आपका वो वाला केस है या फिर मल्टी डायमेंशनल कार्गो का केस है, तो हर 20 किलोमीटर तक एक दिन का डिलीवरी, एक दिन का वैलिडिटी मिलेगा, एंड फॉर ईच एंड एवरी नेक्स्ट 20 किलोमीटर आपको 1 एडिशनल डे मिलेगा। तो नॉर्मल में 200 और ओवर डायमेंशनल कार्गो में 20 किलोमीटर। एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस ऑफ ई-वे बिल। अभी आप ये जो ई-वे बिल को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, ये पहली बात तो कौन करता है और किस बेसिस पे, तो जरा समझने की कोशिश करो। द डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर वेयर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय द रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। अगर रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर ने भर रहा है तो ये डिटेल सप्लायर को अवेलेबल करवाई जाएगी, या फिर रेसिपिएंट को अवेलेबल करवाई जाएगी अगर सप्लायर और ट्रांसपोर्टर भर रहा है। एंड इफ रजिस्टर्ड on the common portal who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment। मैं डिलीवरी कॉज कर रहा हूँ और मैं डिलीवरी आपको देने वाला हूँ, तो आप इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करोगे, या आपने ई-वे बिल जनरेट किया, मैं डिलीवरी करने ही नहीं वाला एज ए सप्लायर, तो मैं इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करूंगा, ठीक है। इन केस सप्लायर रेसिपिएंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स, तो 72 आवर्स को कभी भी डेज में कन्वर्ट करके लिख देना चाहिए साइड में। हो सकता है कि 72 आवर्स याद ना हो, लेकिन 3 डेज ऐसा कुछ हल्का सा याद आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी याद आ जाए, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर अंदर तुम्हें एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं मिलता है अगर ऑफ द डिटेल्स बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल, तो व्हिच वाज अर्लियर इट इज शैल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल। बहुत ऑब्वियस है कि कुछ टाइम लिमिट तक अगर तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया
तो मैं हाँ ही समझूंगा, समझा, ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। देन इज ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस, क्या ई वे बिल सब केसेस में रिक्वायर्ड है? तो यही सबसे यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो, ई वे बिल सब केस में एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है जिसके ऊपर ई वे बिल लगता ही नहीं है। नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर टोटल मैं बता दूं आपको कितने पॉइंट्स है, ओ तक पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक। अब उसमें से ए के अंदर भी 8 पॉइंट है, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो, काफी ज्यादा पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना। फर्स्ट केस है जहां पे ई वे बिल जरूरत नहीं है, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर द वंस गिवन बिलो, मतलब इस 8 कैटेगरी में से कोई एक गुड्स है तो फिर आपको याद, तो फिर वो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस अगर वो है, या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कस्टमर्स है, ठीक है, मतलब या तो हाउस होल्ड या तो नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब आप ये समझो ना एलपीजी गैस के ऊपर ई वे बिल का जरूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऊपर भी ई वे बिल का जरूरत नहीं अगर उनका डिलीवरी हो रहा है तो। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नो नीड। Natural and cultured pearls and precious and semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metals। तो precious metal याद करो फिलहाल के लिए। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर एंड अदर आर्टिकल्स, तो गोल्ड और ज्वेलरी याद रखो। करेंसी यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स एंड कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल। मतलब मोटा मोटी ये 8 में से आपको 6 पॉइंट 4 पॉइंट भी याद रह जाते हैं और बाकी में से मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, तो आपका काम हो जाता है। बिकॉज एग्जाम में ये कोई 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आने वाला, अगर एग्जाम में थियोरेटिकली क्वेश्चन आ भी गया तो 4 मार्क का आएगा, एंड देन यू नीड टू राइट ओनली 4 to 6 पॉइंट्स, तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर ना मोटा मोटी अगर वापस रिवीजन कराओ तो एलपीजी आता है, केरोसिन ऑयल आता है अंडर पीडीएस, और उसके बाद नेचुरल और कल्चरल पर्ल्स और वो प्रीशियस स्टोन्स आ जाते हैं, पोस्टल बैगेज आ जाता है, करेंसी आ जाता है, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स आ जाता है, ठीक है। फिर पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, कोरल, अनवर्क्ड और वर्क कोरल, ठीक है। फिर आता है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड साइकिल, नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, साइकिल तो उसका एग्जांपल है। आई मीन टू से नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो देन देयर इज नो नीड ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल, एग्जांपल है इसका साइकिल, ठीक है। ये रेड वाले पॉइंट में अभी फिलहाल रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, आपको लिख के भी नहीं आने, सी इंटर के लेवल पे, इट्स ओके, ये सब कस्टम से रिलेटेड है। तो आपको कौन से याद रखने, सारे ग्रीन वाले पॉइंट्स याद रखने, ठीक है, रेड वाले फिलहाल के लिए इग्नोर करो। पॉइंट नंबर डी बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज as are notified under rule 138(14)(d), a state or territory rules in that particular state or union territory। ये भी एज ऑफ नाउ स्किप कर सकते हो, रूल 138(4)(d), जब जरूरत होगी तब अपन रजिस्ट्रेशन वगैरह चैप्टर्स में कवर वैसे भी करने वाले हैं। देन फिर आता है वेयर द गुड्स अदर देन डी ऑयल्ड केक बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर ऐसे कोई गुड्स है अदर देन डी ऑयल्ड केक ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो एग्जम्प्ट है तो फिर उसके ऊपर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कॉमन इनोलस पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आई होप ये आपको याद आ रहा होगा, सेक्शन 9, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो इसके ऊपर ई वे बिल भी नहीं लगता, सिंपल ऐसे याद रखो। देन अगेन शेड्यूल 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग सकता क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, एंड अगर ये सप्लाई नहीं है तो ई वे बिल भी जरूरत नहीं है, यही लॉजिक है। अगेन ये पॉइंट नंबर रेड वाले फिलहाल आप कल, मतलब एग्जाम इतनी नजदीक है इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ, अदरवाइज ये मैं रिवीजन में कवर करवा ही लूंगा। फिर पॉइंट नंबर येलो को भी अपन सेकंड उसमें रख रहे हैं। पॉइंट नंबर जितने भी ग्रीन वाले वो सब पढ़ लो। एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Where the consigner of goods is the central government, government of any state or local authority for transportation of goods by rail, मतलब कि जो कंसाइनर है ना वो खुद गवर्नमेंट है तो ई वे बिल का जरूरत नहीं है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय रेल। Where empty cargo containers are being transported, खाली कंटेनर जा रहे तो काय का ई वे बिल। Then where the goods are being transported up to distance of 20 km from the place of business of consigner to
weighbridge and weighment from the weighbridge back to the place of business and the said consignor subject to the condition that movement of goods is accompanied by delivery चालान। सिंपल है, अगर आपका कार्गो जा रहा है कहीं पे डिलीवरी करने नहीं, सिर्फ वेट करने वाले, अपने ट्रक का पूरा वेट करवाने। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया था, इनफैक्ट वो लोकेशन भी बताई थी कि कहाँ पे ऐसे वेट होता है। तो ट्रक का वेट करवाने जा रहे हो और वो डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर ही है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से लेके वेट जहाँ पे करवाना जाता है वहां तक, तो फिर ईवे बिल की जरूरत नहीं है। एंड एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। चलो मोटा मोटी अपन पूरा रिवाइज करते हैं कि कौन किस कहाँ जरूरत नहीं है ईवे बिल की। पहला केस है फॉलोइंग गुड्स, उसके अंदर आता है एलपीजी गैस, केरोसिन ऑयल पीडीएस सिस्टम में, उसके बाद गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और ज्वेलरी, फिर करेंसी, फिर हाउस होल्ड इफेक्ट और पर्सनल वाले इफेक्ट्स, फिर कोरल, वर्कड अनवर्कड कोरल सब आ गया, एंड देन प्रीशियस स्टोन्स भी आ जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारे गुड्स आ जाते हैं। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे ईवे बिल की जरूरत नहीं है। तो ईवे बिल की जरूरत नहीं होने में यहाँ पे पहले अपन 3 पॉइंट पढ़ते हैं कि ऐसे गुड्स जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है अदर देन डी ऑयल केक, उसके लिए ईवे बिल की जरूरत नहीं है। एंड देन अपन ने इसमें पढ़ा था कि जो भी अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वाला है उसके ऊपर ये ईवे बिल की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 वालों के लिए ईवे बिल की जरूरत नहीं है। नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के लिए ईवे बिल की जरूरत नहीं है। देन डिफेंस फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर है अगर है तो उसके लिए भी ईवे बिल की जरूरत नहीं। अगर कंसाइनर खुद गवर्नमेंट है तो भी ईवे बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहे तो भी ईवे बिल की जरूरत नहीं है। एंड एम्प्टी सिलेंडर पैकिंग ऑफ एलपीजी के लिए जा रहे तो ईवे बिल की जरूरत नहीं। और आप ट्रक का या व्हीकल का या कन्वेंस का वेट करवाने जा रहे हो, वेट मतलब वजन करवाने जा रहे हो, और वो डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर है, तो ईवे बिल की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बोलता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट या डिवाइस को उसको कैरी करना चाहिए पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस को। तो देखो, आपको ना इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान तो रखना ही चाहिए, मतलब ऑफकोर्स तीनों में से कोई एक जो भी आपका केस है। एंड आप ईवे बिल को फिजिकल फॉर्म में रखना चाहिए, और अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ईवे बिल के जो नंबर है, ईवे बिल के नंबर, वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख दो या मैप कर दो उसको अपने RFID एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस के साथ। मतलब कि RFID का होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टेक्निकली ये GPS सिस्टम के जैसे बात कर रही है। तो बोलता है वो आप उसी के साथ रिकॉर्ड कर दो, उसको कोई मर्ज कर दो, है ना, मैप कर दो उसके साथ, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका ईवे बिल का नंबर भी आ जाए, और फिर वी कैन ट्रैक यू ऑल्सो, कि भाई बहुत इजीली पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है और ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है। देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंसेस, प्रॉपर ऑफिसर जब चाहे तब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। इनफैक्ट वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है स्पेसिफिक कन्वेंस में। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए जो भी नेसेसरी अप्रूवल होगा ऑफ द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, तो अप्रूवल के बाद ही वो ये सब कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास ये राइट्स तो है कि आपके व्हीकल को वो फिजिकली पूरा चेक करे। देन इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, देखो जैसे ही पीओ वेरिफिकेशन कर देगा ना, तो वो पहले समरी रिपोर्ट बनाएगा, और समरी रिपोर्ट उसको ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। एंड देन फाइनल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। ठीक है, तो आप इतना याद रखो, समरी रिपोर्ट जाएगा विद इन 24 months, फाइनल रिपोर्ट जाएगा विद इन 3 days। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पीओ ने आपको रोका है और पीओ ने आपको अननेसेसरी हरासमेंट के लिए रोका है, और आपको रोकने का पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स है, मतलब आधे घंटे से ज्यादा रोका है आपको, और अननेसेसरी हरासमेंट हो रही है, देन आप उसको क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी डिटेल ट्रांसपोर्टर अपलोड कर सकता है कॉमन पोर्टल पे कि मुझे अननेसेसरी रोका गया। ठीक है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग द ईवे बिल, किस को ईवे बिल फर्निश करने का रिस्ट्रिक्शन है। तो देखो, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर और आपने लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ना अपना स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट नहीं फर्निश किया है, या आप एक रेगुलर स्कीम वाले हो और आपने लास्ट 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आप एक रेगुलर स्कीम वाले हो और आपने लास्ट 2 मंथ या 2 क्वार्टर से आपने अपना GSTR 1 रिटर्न मतलब आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आपका पर्सन आप वो इंसान हो जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, तो
ये सब लोग, मतलब ये 4 लोग ई-वे बिल फाइल नहीं कर सकते। बट कमिश्नर को अगर लगे ऑन अ सफिशिएंट ग्राउंड एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अलाउ कर सकता है कि चल जा, तेरे लिए मैंने अलाउ किया कि तू फर्निश कर ले। ओके, इस तरह से अपना ये ई-वे बिल इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी और जनरली भी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है थियरी का। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट।